ठीक है, तो अपन कहेंगे टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कैलकुलेट करने हैं, तो लेट अस टेक वन वेवलेंथ एज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसे अपन ले लेते हैं एक वेवलेंथ। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, अगर लैम्डा एक वेवलेंथ है तो एन डैश इज नंबर ऑफ वेवलेंथ, तो वन वेवलेंथ इनटू एन डैश, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ था मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ आ जाएगा भाई। अगर दो वेवलेंथ है तो टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक वेवलेंथ लैम्डा है। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो भाई टोटल डिस्टेंस तो सरकमफ्रेंस होगा, उस सर्कल का जो भी ऑर्बिट होगा उसका सरकमफ्रेंस तो अपन को पता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, तो 2 π r होता है, तो अपन इसको 2 π r। आर, अब कौन सा मतलब शेल है, कौन सा ऑर्बिट है, अगर आप बता दोगे तो मैं रेडियस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि अपन को रेडियस कैलकुलेट करना आता है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, वी कैन राइट दिस इक्वेशन की भाई अगर मुझे नंबर ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करना है किसी भी शेल में, आर एन इज द रेडियस ऑफ दैट nth शेल जिसमें अपन को वेवलेंथ कैलकुलेट, ठीक है। अपन क्या करेंगे, दीज आर डी ब्रॉगली वेयर लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा जो होता है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अपन क्या कर रहे हैं, जैसे अपन शेल्स बनाते हैं ना, डिफरेंट शेल्स, ये न्यूक्लियस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, अपन को एक बात अच्छे से पता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रैवल करेगा तो जो उसका वेवलेंथ होगा ना जिससे वो ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका वेवलेंथ अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 1/λ इज इक्वल टू RH z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, मतलब लोअर शेल कोई भी हो सकता है वो, माइनस 1/n2 स्क्वायर, इससे अपन कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेल को चेंज करता है तो वेवलेंथ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, किसी एक शेल में अगर मुझे कैलकुलेट करना है ना वेवलेंथ, तो फिर ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फिर इसको अपन डी ब्रॉगली ना, यू गॉट द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आपको पता है कि वो पहले जो लैम्डा पढ़ा था, वेवलेंथ पढ़ा, वो क्या है सर, वो एनर्जी ऑफ द फोटॉन था, ये एनर्जी नहीं है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना, ठीक है, इसकी एनर्जी फिक्स है। तो अपन कहेंगे अगर ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है सर, फिर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, एन डैश और लैम्डा हो सकता है एच अपन एम बी इजिकल टू 2 π r लिख लेता हूँ। और अगर मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, एन डैश एच अपन 2 π इजिकल टू एम बी आर। ये अपन ने पढ़ा हुआ है कहीं, ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना कहीं, यस सर। ये तो अपन ने, सर एंगुलर मोमेंटम, हाँ, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर पढ़ा ना अपन ने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इनिशियल विल बी इक्वल टू एन एच अपन 2 π। बस यहाँ पर क्या है, आपका एन डैश आ रहा है, और एन डैश यहाँ पर भी अपन ने नंबर फॉर द, मतलब यहाँ पर अपन ने एन नंबर ऑफ वेवलेंथ लिए और वहां पर एन क्या लिया था अपन ने, शेल का नंबर। तो अपन कहेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, comparing equation 1 with second postulate of Bohr, postulate of Bohr, और बोर का postulate अपन को पता है क्या, mvr is equal to nh upon 2 pi। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो अपन क्या लिख सकते हैं, we get n dash will be equal to, भाई बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 पाई ले जाओ, इधर h ले जाओ, तो इधर भी 2 पाई ले जाओ, और नीचे h लेके आओ तो इक्वल टू n हो जाएगा, mvr अपन 2 पाई mvr अपन h इज इक्वल टू n, ये भी वैसे ही हो जाएगा, mvr 2 पाई mvr अपन h इज इक्वल टू n, एम एस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी था, इसमें भी।
v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी था, और एंगुलर मोमेंटम था, तो दोनों में ये तो कांस्टेंट है। तो ये तो बड़ा अजीब सा इक्वेशन बन गया भाई। यहां तो ये हमने नंबर ऑफ वेवलेंथ लिया था, और यहां पर हमने इस वाले इक्वेशन में तो n को मैंने नंबर फॉर द शेल लिया था। अब तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन से दैट जो भी शेल का नंबर होगा ना, उस शेल में उतने ही वेवलेंथ है। मतलब अगर सेकंड शेल है, 2 वेवलेंथ, हो गया ना, क्योंकि शेल का नंबर और नंबर ऑफ वेवलेंथ इक्वल होता है। आपने कैलकुलेट करके बताया मुझे। सो वी कैन से दैट that number of wavelengths in a shell is equal to number for the shell। जो शेल का नंबर होगा उसमें उतना ही वेवलेंथ होंगे, फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप शेल बोलो, मैं नंबर बोल देता हूँ किसमें कितने वेवलेंथ। ठीक है, फिर तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसमें और क्या बता सकते हैं अपन, तो अपन कहेंगे ठीक है, अपन इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन इसकी बात, इसको इक्वेशन अपन सर बोलो। सर यहाँ पे वेवलेंथ का यूनिट मीटर होगा या एंगस्ट्रॉम? कहाँ पर, यहाँ पर? हाँ सर, नहीं नहीं, नीचे मतलब नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू वेवलेंथ। इसमें ना, हाँ तो सर। यहाँ पर तो वेवलेंथ लैम्डा कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो नंबर लिखा हुआ है, शेल का नंबर 2 है तो नंबर ऑफ वेवलेंथ 2 है। अब वेवलेंथ पूछो, लैम्डा पूछो तो बताऊंगा। लैम्डा पूछा ही नहीं आपने। आपने तो ये भी शेल का नंबर है और ये भी शेल का नंबर है। भाई ये भी नंबर है कि कितने वेवलेंथ हैं, 2, तो बताओ एक वेवलेंथ कितना होता है, डिस्टेंस बताओगे तब बताएंगे wavelength। भाई ओके आप वेवलेंथ बताने के लिए मुझे आपको क्या देना पड़ेगा, मास और वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ तो नंबर है ना, नंबर का कोई यूनिट थोड़ी होता है। ठीक है, ओके सर। अब अपन क्या कहेंगे, इसको मैंने देख भाई यहाँ पर चेंज किया मैंने, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 का, तो 2 विद, इसको मैंने चेंज किया है, इक्वेशन का नंबर चेंज किया क्योंकि मुझे वो इक्वेशन वापस चाहिए। अपन क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अपने पास जो इक्वेशन 1 की मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से वी गेट, अब ये इक्वेशन बनता है n डैश लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, r को मैं ऐसे लिख देता हूं 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। ये अपन को एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिवन था। अपन को एक बात पता है कि n और n डैश बराबर है, तो मैं इसको कैंसिल कर, तो मुझे मिल जाएगा वेवलेंथ 2 पाई, इसको लिख लेते हैं अपन a नॉट, मतलब ये बोर रेडियस है ना, हाइड्रोजन एटम का रेडियस फॉर बोर, और n बाय z लिख, और यहां बता दूंगा वेर a नॉट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये मैंने अज्यूम कर रखा है। अब अपन को एक बात पता है, जो इक्वेशन अपन को मिला ना वहां से, उसको यहाँ लिख लेता हूँ, मतलब फिर से तुम नहीं लिखोगे, मैं बस समझाने के लिए कि उधर वो नीचे लिखा हुआ है तो अपन ऐसे लिख लेते हैं। ये ए नॉट है, जो वैल्यू अपन को पता है, ए नॉट एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो अपन बोल सकते हैं कि अगर ए नॉट एंगस्ट्रॉम यूनिट में पूरा ये एंगस्ट्रॉम यूनिट ले सकते हैं। अगर मुझसे आप किसी भी एटम, तो z ही तो डिफरेंट होगा किसी भी एटम का, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट, ये वाला पार्ट थोड़ी चेंज होगा। फिर 2 पाई, अब ये वाला पार्ट कांस्टेंट पार्ट अलग लिख लेता हूं, 2 पाई ए नॉट, मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, मुझे n बाय z की जरूरत है बस। आप बोलो कौन से एटम में कैलकुलेट करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, और किस शेल में कैलकुलेट, अभी कैलकुलेट करके बता,
आप बोलोगे हीलियम के 4th शेल में, तो 4 ये हो गया, 2 ये हो गया हीलियम के। आप बोलोगे 6th शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 6 इसको लिखूंगा और 1 इसको लिखूंगा हाइड्रोजन, वो डी ब्रॉगली। तो मैं तो किसी भी एटम में किसी भी शेल में डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता, वो अपना लैम्डा, जिसका यूनिट एंगस्ट्रॉम यूनिट है, क्योंकि ए नॉट अपन ने एंगस्ट्रॉम यूनिट में ले रखा है। इनका अपना तो कोई यूनिट होगा नहीं, ये तो सारे के सारे नंबर है, इनका यूनिट होता ही नहीं। तो जो ए नॉट का यूनिट होगा वही इसका। तो अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी शेल में किसी भी एटम में डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता सकते। और ये बात तो हमेशा पता रहेगी अपन को कि भाई अगर आप किसी भी एटम में नंबर फॉर द शेल बताओ, मैं कहूंगा उतना ही उसमें वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ। लेकिन अगर अपन को एक शेल में किसी भी शेल में एक लैम्डा कितना होगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो अपन कहेंगे एटम बताओ और किस शेल में कैलकुलेट करके बताना है ये वाला डिस्टेंस वो बता दो। एक वेवलेंथ ना, लैम्डा मतलब एक वेवलेंथ। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, आप बताओ कि हीलियम के 3rd शेल में, तो हीलियम मतलब 2, 3rd शेल मतलब 3, मल्टीप्लाई करके बता दो, हो गया। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये सेकंड एप्लीकेशन कि मैं नंबर ऑफ वेवलेंथ बता सकता हूँ और वेवलेंथ का वैल्यू भी बता सकता हूँ किसी भी एटम में किसी भी शेल में कितना। और अपन को पता है जब आप डी ब्रॉगली किसी भी शेल में एक ही वेवलेंथ की बात करोगे तो मैं ऐसे बताऊँ इलेक्ट्रॉन वेव एज अ पार्टिकल, क्योंकि उसका मास है और वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है इन अ शेल। तो और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए तो अपन को ऐसे भी पता है, जैसे अपन से कोई कहेगा मेरे ये हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन, और मुझसे कहा गया कि हाइड्रोजन का सेकंड शेल है n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1, ये हाइड्रोजन। बताओ सेकंड शेल में डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, तो कैसे बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेकंड शेल, व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ? सेकंड शेल में कितना, इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताना था अपन को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द सेकंड शेल? कितना आया अपने पास, तो अपन कहेंगे लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई ए नॉट इनटू n बाय z होता है, तो अपन कहेंगे 6, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 पाई ए नॉट तो हो गया ये, और अपन को सेकंड शेल के लिए 2 लिखना है और z का वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, 4 पाई ए नॉट। तो 4 पाई ए नॉट मतलब कितना आ जाएगा, 4 पाई हो गया 3.14 और ए नॉट का वैल्यू 0.5, 3 कर लिया, तो कितना वैल्यू हो गया 6.28। एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में होगा ये 6.28 का 6. लो भाई 6.28, बताओ भाई किसी को डाउट है तो? नहीं है अपन को, तो हो गया भाई, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो देखो ये इस टाइप से क्वेश्चन अपन से पूछेंगे तो बता देंगे ये अपना डी ब्रॉगली। सर एक डाउट है, बोलो।
सिर्फ जो एंडस जो है वो नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ शेल है और एन स्क्वायर जो है वो हमारा नंबर ऑफ अ शेल होता है, तो सर वो दोनों कट कैसे हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ शेल था ना एन डैश। हाँ तो एक बात देखो ना, n इक्वल टू एन डैश होता है, हाँ सर। तो इसकी जगह n लिख दो, फिर कैंसिल कर। अच्छा हाँ सर, समझी समझी समझी। ठीक है ना, तो मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि देखो अपन से ना इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब फ्रेम करके अपन से पूछेंगे, ये वैल्यू नहीं पूछेंगे, वो उसी फॉर्म में लिख देंगे 4 पाई a नॉट, इतना कैलकुलेशन नहीं पूछना, बस बच्चों को कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, वो ये चेक कर, न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैंने वैसे ही कैलकुलेशन कर, ये अपना डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सेकंड एप्लीकेशन था कि अपन ये बता सकते हैं कि किसी भी शेल में डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, वो अपन बता सकते हैं। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बाद अपन को डिस्कस करना होता है दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अपन पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे सकते हो आप, किसमें जो आपने अभी बताया? अभी जो लिखा, हाँ सर उस पे एक क्वेश्चन बता दो तो फिर पता अभी चल लास्ट जाएगा। में क्वेश्चन ही तो किया था अपन ने, लास्ट में क्वेश्चन ही तो किया था। चलो लिखो, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, डिक्टेट करता हूं, तुम लोग लिख लो। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ calculate the de Broglie wavelength of the electron, calculate the de Broglie wavelength of the electron present in the third shell of hydrogen atom, third shell of hydrogen atom कितना होगा बताओ भाई? सर पूरा कैलकुलेट करना है, फॉर्म में रखना है? सिर्फ फॉर्म में रखो, आप तो ए नॉट के फॉर्म में बता दो सर 3 पाई 6 pi a dot 6 पाई 6 pi a dot तो लैम्डा इज इक्वल टू था 2 पाई ए नॉट इंटू एन बाय जेड कहा था, तो 2 पाई ए नॉट, एन हो गया अपना थर्ड शेल दिया आपने, और हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो अपन हाँ को सर। 6 पाई ए नॉट आ गया। लो भाई ना, मतलब कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है? कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी अपन को। अब कैलकुलेशन क्या, इसको 0.5 ले लेंगे, 0.53 हो कैलकुलेट कर देंगे अगर बोलेंगे कैलकुलेशन, और ये 3.1 ओके है। सर। उसी टाइप से क्वेश्चन हाँ सर। पूछेंगे, इसलिए मैंने उसमें क्वेश्चन नहीं दिया। चल नेक्स्ट कंसेप्ट, हाइजेनबर्ग। तो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी, अकॉर्डिंग टू हिम, the video lag हो रहा है। जूम हो गया यार। अरे यार तुम्हारे ही क्लास में जूम होता है पता, और नहीं होता। अभी इसके पीछे पहले वाले क्लास में कोई कभी एक भी बार जूम नहीं हुआ, वो 2 आवर्स का क्लास था, वो भी कंटिन्यूअस, और मतलब उससे पहले भी मतलब limitations. अपने लिमिटेशन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, तो अभी लिख देंगे इसके बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब लिमिटेशन ही तो होंगे, उसने तो डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दिया रेडियस क्या हो गया, पोजीशन क्या होगा, उसने पार्टिकल जैसे अज्यूम किया बस, जबकि वेव कैरेक्टर भी था, तो अपन लिमिटेशन लिख देंगे। तो नहीं भी लिखेंगे कोई पूछने वाला नहीं है, स्कूल में पूछेंगे, तो लिमिटेशन में इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि स्कूल में 100% पूछते हैं, राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ। और ये बिल्कुल मत सोचना कि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं तो मतलब स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। बस स्कूल के लिए ये है कि सीबीएसई है तो आप अपनी तरफ से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और अगर स्टेट बोर्ड है तो आप अपनी तरफ से डेफिनेशन नहीं लिख सकते, जो बुक में है वो वर्ड टू वर्ड वही लिखनी पड़ेगी अगर स्टेट बोर्ड है। ये तो बच्चे लोग करते हैं सर, हम्म, बच्चे थे तब ऐसा होता था। नहीं तो अब अपन बड़े हो गए तब भी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, चल भाई।
तो what he says that mathematically जो श्रोडिंगर ने अपन को बताया, मैथमेटिकली what he says that कि the uncertainty in position into uncertainty in momentum will be directly that it will be greater than or equal to h by 4. तो मैथमेटिकली उसने एक इक्वेशन दिया अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट करने के लिए, that is the product of uncertainty in the position and the momentum will be always greater than or equal to h by 4 pi. So where delta x is uncertainty in position, that is uncertainty in position, or delta p is uncertainty in momentum. और अपन को पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, तो विल राइट दैट डेल्टा p विल बी इक्वल टू m डेल्टा v, क्योंकि p होता है m डेल्टा v, p इज इक्वल टू होता है m डेल्टा v। और लीनियर मोमेंटम पढ़ रखा है ना अपन ने, मास इनटू वेलोसिटी, सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। जैसे अपन ने लैम्डा इज इक्वल टू लिखा था h अपॉन mv, तो अपन ने लिखा था ना h अपॉन p भी लिख सकते हैं, बिकॉज़ मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। मैंने पहले कुछ वो लिखवाए थे ना फॉर्मूले, उसमें भी बताया था हाँ सर, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, उस टाइप से अपन ने पढ़ा। तो वो क्या बोलता है ना कि देख ये वाला पार्ट जो है ना, ये तो कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसे अपन लिखते हैं ना pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, अपन को पता है इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, मतलब आप इसको अगर इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब अगर अपन कहेंगे pv इज इक्वल टू 10, तो अपन को पता है कि अगर आप इसको लिखोगे ना, मैं 2 into 5 भी लिख सकता हूँ, मैं 1 into 10 भी लिख सकता हूँ, राइट ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा ये दोनों प्रोडक्ट है ना p1 v1 इज इक्वल टू p2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमेशा 10 रहेगा। तो अपन कहते हैं अच्छा ये 2 into 5 गिवन है, अगर मैंने प्रेशर को कम कर दिया 2 से 1 कर दिया, तो अपन कहेंगे वॉल्यूम बढ़ा दिया होगा। और क्या, तो वो अपन से कह रहे हैं कि देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी तो होता ही होता है, उसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती अपन को, वो अपने सिलेबस में नहीं है, बट अगर किसी को चाहिए तो बोल देना, मैं भेज दूंगा। तो लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, सो टाइम वेस्ट मत करना, बट बुक्स में गिवन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। So delta x is uncertainty in position and delta p is uncertainty in movement. हम कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है, हमको अच्छा लगा कि कैसे डेल्टा x और डेल्टा p है। अब ये तो बता दो ये अनसर्टेनिटी है क्या। तो देख अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास अपन को एक बात पता है, थोड़ा सा अपन वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे उसने चेक किया होगा, उसी को अपन मतलब थोड़ा बहुत वर्ड्स में लिख के और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आएगा, बस इसमें थोड़ा सा अपन को डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसने क्या किया कि जैसे उसको पता था कि भाई हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड शेल का पोजीशन शिफ्ट फिक्स होता है, वो तो अपन को पता है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी अपन को पता है कि क्या होगा ऑलमोस्ट। तो उसने क्या किया कि न्यूक्लियस के अराउंड एक मतलब ऐसे शेल, जो शेल होता है ना, उस शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर एक लाइट को, वेवलेंथ ऑफ लाइट उसने फॉल करके रखा है इस रीजन में, तो यहाँ पर उसने लाइट को फॉल करके रखा। उसने क्या किया कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, जब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन से ये लाइट फॉलिंग ऑन दैट है, ये लाइट है, लाइट फॉलिंग ऑन राइट ना पोजीशन जहां से इलेक्ट्रॉन पास करेगा,
जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा लाइट, तो रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, और हम इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे थे। अपन तो इसी को व्यू कर रहे थे, इसी को तो देख रहे थे अपन कि भाई जो लाइट, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो अपन को पता चल जाएगा, अच्छा लाइट देखा, हाँ वहां है इलेक्ट्रॉन, ऐसे। और इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो बहुत ज्यादा होता है, और लाइट के लिए ये बताने की जरूरत नहीं मुझे आपको कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज मोस्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये सब चीजें अपन को पता है। हमने तो आपको ये बताया कि कैसे देखता होगा वो, इलेक्ट्रॉन को कैसे देख रहा था वो मैंने आपको बताया, ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो इससे क्या अपन कहेंगे, देखो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए ना एक रीजन होगा अपन ने जहां पर लाइट को फॉल करवा के रखा होगा, इस लाइट को फॉल करके रखा होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लाइट के जो जहां जिस रेंज में अपन लाइट को फॉल करवा के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन उससे छोटा होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ वो कहीं भी हो सकता है उसमें। तो इसका मतलब है मुझे इतना पोजीशन का डेल्टा एक्स तो लेना ही पड़ेगा कि भाई देखो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई मैंने, इस रेंज में कहीं इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है। जब तक अपन बोलेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन है तब तक इलेक्ट्रॉन तो आगे निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्स्ट शेल में कितनी होती है, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये अपन ने पढ़ा, इंटू Z/n वो अपन ने पढ़ा, यस है ना। तो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब अगर कोई इस पर किलोमीटर में करेंगे तो अपन कहेंगे 2.18 इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा है। मतलब अगर किसी चीज का इतना वेलोसिटी होगा ना तो अपन ऐसे कहेंगे वो हो गया, जब तक बोलेंगे वो है तब तक तो वो गायब ही हो गया, इतने किलोमीटर चला गया, 1 सेकंड में तो लगेगा वो है, गायब ही हो गया। तो इतना ज्यादा वेलोसिटी है कि अपन जब तक बोलेंगे वो वहां पर है, वो आगे चला जाएगा, और इसलिए अपन को एक रेंज लेना पड़ेगा, उसको अपन डेल्टा। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं। एक रूम को ना अपन पूरा डार्क बना देते हैं, रूम के अंदर एक चूहा छोड़ देते हैं, चूहा मतलब माउस को, सबको पता है, और चूहा छोड़ देते हैं, और अपन को पता है, हमें ये पता है कि चूहे का ये पाथ है, वहां से पक्का निकलेगा। तो अपन क्या करेंगे, एक टॉर्च लेते हैं और ऐसे टॉर्च को फॉल करके रखवाते हैं, मुझे पता है चूहा वहां से निकलेगा। चूहे का वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होता, उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं होता। और जब वो चूहा उस लाइट जो टॉर्च के जो अपन ने फॉल करके रखा हुआ है ना, फोकस वहां पर फॉल कर रहा है, जब चूहा उससे निकलेगा ना तो अपन सिर्फ यही बोल पाएंगे वो है, वो गायब भी हो गया इतना ही बोल पाएंगे, तो वो है, और तब तक तो गायब ही हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कि आप जब तक बोल पाओगे तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे एक काम करो चूहे के साइज के हिसाब से थोड़ा और बड़ा लाइट ले लो यार, कम से कम बोल तो पाऊं कि वो है। तो अपन ने कहा ठीक है, उसको थोड़ा बड़ा कर लिया, मतलब अपन ने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अपन लाइट जितने रेंज में फॉल करवा रहे हैं ना, उतना तो रेंज अपन को लेना ही पड़ेगा कि भाई इस रेंज में बताऊंगा, एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं बताऊंगा कि अगर चूहे का साइज इतना बड़ा है तो अपन कहेंगे नहीं इतना ही फॉल करके रखते हैं, उतने फॉल में तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो अपन एक रेंज रखते हैं जहां पर वो पास करे, तो अपन कहेंगे फिर उस रेंज में कहीं भी हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया। दूसरी बात ये, जब वो चूहा निकलेगा तो अपन को क्या लगेगा कि भाई यहाँ से वो चूहा, जैसे अपन ने टार्च फॉल करके रखा हुआ है, अब अपन को लगेगा वो बस अपन ये बोल पाएंगे वो है, और तब तक निकल भी गया। अब अगर अपन ने एक फोकस बना के, उसको छोटा सा फोकस बना के चूहे को अपन देख रहे हैं ताकि पोजीशन सर्टेनिटी आए, तो छोटा फोकस बना के देख रहे हैं, तो जब वो चूहा वहां से भागेगा ना, तो अपन को ये बताना भी मुश्किल होगा कि वो चूहा मेरी लाइट से ऐसे जा रहा था या ऐसे भाग रहा था, मतलब उसका मोमेंटम ऐसे था या ऐसे था, उसका मोमेंटम लीनियर था या एंगुलर था, मैं ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उस रेंज में वो तो सीधे लग रहा है, मुझे जैसे इलेक्ट्रॉन मुझे लग रहा है कि भाई इस रेंज में तो वो ऐसे जा रहा है, इतना छोटा रेंज दे रखा है, तो ये तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, जबकि मुझे पता है कि MVR होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है वो तो एंगुलर होता है, जबकि हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो लीनियरली जा रहा होगा, तो उस रेंज में तो वही दिखेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा। तो वो अपन कहेंगे कि अच्छा भाई
इसका मतलब है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। नो डाउट वो वैल्यू बहुत छोटा है, क्योंकि h/4 मींस h का वैल्यू बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻36 होता है, तो 0.527 into 10⁻⁻34 मतलब बहुत छोटा वैल्यू है h/4, लेकिन वैल्यू तो है ना, मुझे कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ना, ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर वो वैल्यू हमेशा रहेगी। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट बाय व्हिच इट इज कैलकुलेटिंग द पोजीशन। तो अपन कहेंगे ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कोई बोलने वाला नहीं है अपन से, आप एक्सपेरिमेंट को लिखो। अपन से हाइजेनबर्ग पूछेंगे तो डेफिनेशन पूछेंगे और इक्वेशन पूछेंगे, और इक्वेशन पूछेंगे तो अपन इस इक्वेशन को ऐसे भी बता सकते हैं, डेल्टा x into m डेल्टा v greater than or equal to h/4 pi, so I can write that delta x into delta v greater than or equal to h/4 pi m। ये लिख सकते हैं। ये बता दो मॉडल, दिस विल बी इक्वेशन 2। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी में बता नहीं सकता, पास तो होगी वो नहीं बता सकता। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आएगा, देख भाई, अब देखना अनसर्टेनिटी की, जैसे अपन ने कहा था ना पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक को बढ़ाओगे दूसरा अपने आप कम हो जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट अपन को कांस्टेंट, अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, आपने ना डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं ना पोजीशन में, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बता रहे हैं, ये बता, अगर मैं इसको सर्टेन करूंगा ना तो दिस विल बिकम हाईली अनसर्टेन। मैं चाहूंगा कि ये हाईली सर्टेन हो जाए, मतलब मैं पोजीशन को एग्जैक्ट देखना चाहता हूं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाईली अनसर्टेन। इसमें सर्टेनिटी बढ़ाओगे इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इसमें सर्टेनिटी बढ़ाओगे इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। मतलब अगर मैं इन दोनों में से, जैसे अपन कांस्टेंट लिखते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही है। तो इसमें हम कैसे बढ़ाएंगे सर, मतलब पोजीशन में सर्टेनिटी बढ़ानी है, ये आप कैसे बोल रहे हो? तो अपन कहेंगे, मैं ऐसे बोल रहा हूं इसमें कि जैसे मान लेते हैं अपन को गिवन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होने वाला है, तो मैं पोजीशन को सर्टेन बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं उस भागते हुए चूहे को बहुत अच्छे से देखना चाहता हूं ना, तो मैं ब्राइट लाइट यूज करूंगा ताकि मुझे अच्छे से दिखे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ब्राइट लाइट यूज करूंगा। अगर मैं ब्राइट लाइट यूज करूंगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है उसका एनर्जी पैकेट अच्छा खासा होगा। अगर उसका एनर्जी पैकेट ज्यादा होगा तो जब वो इलेक्ट्रॉन को जाके स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन बेचारा घबरा जाएगा, पता नहीं क्या, वो एक्सीलरेट हो जाएगा। तो जो उसकी स्पीड थी, जैसे अपन भी कोई साइकिल से बहुत तेज जा रहे हैं और किसी ने थोड़ा धक्का दे दिया, तो या तो गिर जाएंगे वरना अच्छे से एक्सीलरेट हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही था कि अगर वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो अगर वो फोटोन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ब्राइट लाइट यूज करूंगा तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो ब्राइट लाइट वाला अगर फोटोन उसको स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उसकी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो, तो अपन कहेंगे अच्छा इसको एक्यूरेट कर रहा था ब्राइट लाइट से, तो इसकी वेलोसिटी एक्सीलरेट होगी, डिस्टर्ब होगी, मतलब अनसर्टेन। और जब मैंने सोचा वेलोसिटी, अगर मान लो मैं कहूंगा कि अच्छा चलो डिम लाइट ले लेते हैं, अब तो स्ट्राइक करके कुछ नहीं होगा ना, हाँ डिम लाइट लोगे तो फिर पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगा, वेलोसिटी अच्छा कैलकुलेट कर लो। अगर मैं इंटेंसिटी लाइट की कम करूंगा, डिम लाइट लूंगा, तो ठीक है फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन डिम लाइट में फिर अनसर्टेनिटी इसमें बढ़ जाएगी, वेलोसिटी एक्यूरेट हो जाएगी। तो मतलब किसी एक को अपन बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वैसे दैट यहाँ पर लिख देंगे, टू इंक्रीज
the certainty in position. In position, we use bright light. Bright light of high frequency. High frequency. If frequency is high, then when it strikes the electron, the electron will be accelerated from its path. Accelerated from its path and velocity. Path. So its velocity disturbs. Momentum disturbs. Will disturb. Will become uncertain. वही word use कर लेते हैं. Uncertain. और अगर आप डिम लाइट यूज करोगे तो पोजीशन सर्टेन नहीं रहेगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा. तो अगर आप एक को सर्टेन बनाओगे ना, दूसरा ऑटोमेटिकली अनसर्टेन. तो मैं लिख लेता हूं, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मैंने इक्वल टू 0 नहीं कहा है, मतलब अप्रोचेस टू 0, to 0, then अगर ये वैल्यू डेल्टा एक्स मतलब 0 का मतलब अप्रोचेस टू 0 का मतलब होगा बहुत ज्यादा सर्टेन बनाती है. डेल्टा वी अप्रोचेस टू मैक्सिमम ना, को इंफिनिटी जैसे. और अगर डेल्टा वी को एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर आप वेलोसिटी को 0 अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो ये अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा इंफिनिटी हो जाएगी. अपन इक्वल टू नहीं, अप्रोचेस टू. If delta x and delta p are equal, तब तो और भी अच्छा होगा. Then the velocity. Yes. तो अपन कहेंगे अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा पी का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी पूछा ना, दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू, और मतलब इक्वल टू भी लिख सकते हैं और ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, h by 4 पाई. तो अपन लिख लेंगे m डेल्टा v स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई, ऐसे लिख सकते हैं. तो अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई m स्क्वायर, है ना. तो मैं डेल्टा v को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा v विल बी इक्वल टू, और h by क्या लिखूं, 1/2 कर लेता हूं और रूट लिख लेता हूं h by. तो वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसे बना लेता. वो कभी कभी एक्सप्रेशन भी पूछ लेते हैं, कि मतलब ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 तो बताओ डेल्टा वी में क्या हो जाएगा. तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं. या डेल्टा वी और मोमेंटम, डेल्टा एक्स और मोमेंटम दोनों अगर इक्वल होंगे तो बताओ डेल्टा वी के एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको अपन एक बार ये देखते हैं कि भाई ठीक है, आपने मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया, एक बार अपन डेली लाइफ में इसका सिग्निफिकेंस. तो significance in daily life. What is the significance in daily?
तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेके ही देख सकते हैं अपन। तो सिग्निफिकेंस जैसे लास्ट टाइम भी देखा था अपन ने डी ब्रॉगली में, कल देखा था ना कि भाई आप वैल्यूज ले लो एक और फिर सीधे एग्जांपल ले लो आप। सर तो बॉल का हाँ, न्यूमेरिकल लेके अपन बताते हैं सिग्निफिकेंस एंड डिग्री। चलो देख लेते हैं भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है डिग्री। एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट द, है ना, अपन कहेंगे uncertainty in position of 200 gram of cricket ball moving with the velocity of moving with the uncertainty in velocity of मैंने डायरेक्टली अनसर्टेनिटी ले ली, तो अपन ऐसे ले लेते हैं दैट इज 6.6 into 10 to the power of that is we can write that 4 meter per second. तो अपन कहेंगे ठीक है, आंसर लिख लेते हैं डेल्टा x into m डेल्टा v इक्वल टू और 10 h by 4 पाई। एक डेल्टा x कैलकुलेट करना है, m आपने 0.2 दे रखा है, डेल्टा v आपने 6.6 into 10 to the power of minus +4 दे रखा है और ग्रेटर देन और h बाय, सो ये तो अपन को पता है कि दिस इज 0.527 into 10 to the power of -30। तो डेल्टा x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू और दिस 0.527 into 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 0.2 into that is 6.6 into 10 की पावर 4। ये वैल्यू बहुत छोटा आया, दैट विल बी नियरली, ये 0.2 कर लेते हैं, तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करके और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो विल गेट ऑलमोस्ट इक्वल टू, सो कितना आएगा अपने पास, ये तो 2 into 66 is 130, 17.39 1.32 और इसको डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 1/3 आ रहा है, मतलब 3 into 10 to the power of -38 इस टाइप से आ रहा है। देखो भाई 3 into 10 to the power of -39 ऐसे कुछ आ रहा है। कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मैंने तो उसको 0.5 ले लिया राउंड ऑफ करके। देखो 17.39 आता है सर, into 10 to power 30। कितना आ रहा, क्या आ रहा, हाँ सर, ठीक है। तो अब भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इतना छोटा वैल्यू है कि उसे कैलकुलेट करना मुश्किल है अपने लिए, और पोजीशन का मतलब है कि अपन इस मीटर इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिट में अपन को पता है ये केजी था, ये मीटर पर सेकंड था, ये मीटर्स में आएगा क्योंकि ये जूल्स पर सेकंड, जूल सेकंड। तो अपन कहेंगे भाई ये तो मीटर पर सेकंड है, तो अपन अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो मीटर में आएगा, हम कैसे, तो अगर अपन जूल, क्योंकि केजी इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना अपन केजी में, तो कैंसिल हो जाएगा जूल्स। तो अपन क्या करेंगे, अब डिस्टेंस है तो मीटर्स में ले लिया अपन ने, क्योंकि आपने सारा कुछ एमकेएस किया। अब आप ये देखो, इतने मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो भी बहुत छोटा है, इतना तो वैल्यू अपन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है,
आपने ये ना 200 ग्राम ऑफ क्रिकेट बॉल लिया था जरा क्योंकि क्रिकेट बॉल में तो अपन को पता है ना, जब अपन को बॉलिंग करते हैं ना तो अपन तो रिप्ले में देखते भी हैं कि वहां है बॉल, वहां है बॉल, सारा कुछ देखते हैं। इवन बॉलिंग भी करता है ना कोई बॉलर, तो अपन को दिखता है कि अच्छा अब उसने हाथ से फेंक दिया, जा रहा है, बैट्समैन उसको हिट करेगा, वो सब कुछ दिखता है, मतलब अपन उसे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, उसको अपन नहीं देख सकते, तो अपन इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करते हैं कि अच्छा मान लो इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेंगे। तो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी in position of electron moving with the velocity, uncertainty in velocity of, with the uncertainty in velocity of, इतना ही ले लेते हैं 6.6 10 की पावर 4 मीटर पर ये वेलोसिटी। चलो इसके लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो वैल्यूज, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, आंसर लिख रहा हूं। फॉर्मूला अपन को ऑलरेडी पता है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, मास अपन को पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31, और ये तो मास हो गया। डेल्टा वी हो गया अपने पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अपने पास आएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 30। ये कैंसिल करूंगा तो 10 की पावर माइनस 3 आएगा। इस वैल्यू ने अपन को बता दिया कि आप आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। So delta x will be equal to, that is 0.527 into 10 की पावर माइनस 3 बच गया था, और डिवाइड बाय 9.1 into 6.6 था, और ये 10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 7। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 0.5 डिवाइड बाय 9, तो 0.5 मतलब 1/2 18 कितना आ रहा है, जरा देखो उसको। इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू तो अपन आराम से कैलकुलेट। इसका सिग्निफिकेंस मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज significance only for microscopic particle but not the particle which are having the large size or higher mass। अगर मास ज्यादा होगा तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं, राइट। फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अपन उसके लिए नहीं पढ़ता। ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन we can study the Heisenberg principle. So it has no significance in degree. This is a insignificant value. है ना, इस वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट दिस इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस। अगर ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो वो एप्लीकेबल है। So therefore I can say that this principle is applicable, this principle has no significance in degree, has no significance in degree। ये हो गया भाई अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर किसी को डाउट है तो वो बोलेगा सर मुझे डाउट है आप बताओ, तो फिर मैं उसको बताता हूँ भाई किसी बात में कि वाई और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू क्यों, क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में भी कन्वर्ट करोगे तो इट इज 10 की पावर माइनस 29 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, बहुत छोटा। अपन मैक्सिमम 10 की पावर माइनस 5 एमस्ट्रॉन्ग तक जा सकते हैं, मैक्सिमम बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट से। हाँ बोलो।
सर अगर हमें अनसर्टेनिटी पता है तो हम सर्टेनिटी भी निकाल सकते हैं ना उससे। नहीं, कैसे निकालोगे? हाँ, तो सर्टेनिटी अगर आप निकालोगे तो कम से कम उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू तो आनी चाहिए ना, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू ना आ जाए ना। वैल्यू भी तो ऐसी आए ना कि जो अपन कैलकुलेट कर सकें जिसको, ये तो किसी इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। आप थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि सर देखो इतना सर्टेनिटी आ रहा है, वो कैलकुलेट कैसे करोगे उसको? भाई उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करोगे आप उतने मीटर्स को? हम वर्नियर कैलिपर को तो यूज करने में प्रॉब्लम होता है, स्क्रू गेज यूज करने में प्रॉब्लम होता है, तो उतना छोटा इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करता यस। है ना। इसलिए तो मुझे इसको लिखने की जरूरत, सिग्निफिकेंट है या नहीं, राइट। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैं आपको बोलता हूं। इफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए ही सिग्निफिकेंट है। सो इफ द इलेक्ट्रॉन is moving with the velocity of, if the electron is moving with the velocity of हाँ, अगर 6 अगर h, अपन h का वैल्यू लिख सकते हैं ना, आप लिखो ना, उसी के लिए तो मैंने ये यूज किया था। हाँ सर, वही कैंसिल कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। तो अब वो वैल्यू थोड़ा मैं इसलिए यूज कर ले रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में अगर वो बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो h/4 पाई, अपन को h भी पता होता है, 4 भी पता है, पाई भी पता है, कर लेंगे। So if the electron is moving with the velocity of 500 meter per second, 500 meter per second, which is accurate up to, which is accurate up to 0.005%. Then calculate the uncertainty in the position. Then calculate the uncertainty in the position. यार एक बार रिपीट करो लास्ट। Then calculate the uncertainty in the position. आपको वेलोसिटी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन बोल रखा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए कहा। ये क्वेश्चन नहीं बनाया है। Look at it. आ गया आंसर? सर 2.32 into 10⁻³ ऐसा कुछ आया। हम्म,
ये अपन को देख, m तो पता है 9.1 into 10 to the power minus 31 और डेल्टा v अपन को गिवन है 500 into, अब ये तो मीटर पर सेकंड अपन को गिवन था, लेकिन कितना एक्यूरेसी उसमें 0.005 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया अपने 100 पास, है ना, तो अपने पास कितना आ गया Yes. ये तो कैंसिल हो गया, तो उसको लिखते हैं अपन दैट इज 0.02 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लो भाई डेल्टा x कैलकुलेट करना है, डेल्टा v कितना है 2.5 into 10 की पावर माइनस, पहले मास लिख लेते हैं 9.1 into 10 की पावर माइनस 31, ये कितना लिख लेते हैं 2.5 into 10 to the power of minus, और मल्टीप्लाई बाय कितना, that will be equal to or greater than h by 4 5.527 into 10 to the power of minus 34। तो ये गया, ये 35, ये तो -1 बचा, मतलब यहाँ पर 10 की पावर -1 बच गया, ये 33 था, इस तरफ बचा, ये 2 था, ये 10 की पावर -, तो अपन इसको लिखते हैं डेल्टा x will be equal to 0.527 divided by 9.1 into 2.5 into 10 to the power of 9, तो डिवाइड कर लेते हैं और बता देते हैं इसको 0.25 कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा ही होगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.3 into 10 to the power अराउंड 2 into 10 to the power of -3, हाँ सर इतना आ रहा है, मीटर 2 से थोड़ा छोटा ही होगा। देखो भाई सब लोग, अगर किसी को डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? नो सर नो। तो एक दूसरा क्वेश्चन लिखे अपन, हाँ Yes. sir. calculate the uncertainty in the velocity of a cricket ball. Calculate the uncertainty in the velocity of a cricket ball. Calculate the uncertainty in the velocity of a cricket ball of mass 150 grams. If the uncertainty in the position is, velocity of the cricket ball of mass 150 grams, if the uncertainty in the position is 1 Armstrong unit, if the uncertainty in the position is 1 Armstrong unit, कैलकुलेट करो भाई। यस सर सर अप्रोक्स 3.5 into 10 to the power minus 24 आ रहा है। करेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है ना, सबको समझ में आया क्या करना था अपन को? हाँ सर
डेल्टा एक्स अपन को 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन का क्रिकेट बॉल अपन को गिवन था 0.15 ग्राम्स। वेलोसिटी कैलकुलेट करना था h/4 के लिए 6.626 into 10⁻⁻34 और डिवाइड बाय 4 into पाई 3.1। वैसे ये वैल्यू अपन को पता है, आप 0.527 के आसपास लिख लीजिए तो ठीक है। -10 था तो -24 बचा और अपन लिखेंगे ये डेल्टा V विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.527 डिवाइडेड बाय 0.15 0 into 10⁻⁻24। इसको कैंसिल करेंगे तो अप्रॉक्स 15 है ना, ये तो है ना, 35.5 3.5 माइनस 24 20 मीटर पर सेकंड। ये लो इनके हाँ सर। किसी को डाउट नहीं? एवरीबॉडी गॉट इट? मेरे ख्याल से अब किसी Yes, को sir. डाउट नहीं होगा कैलकुलेशंस में। बिल्कुल, तो मैंने उसको भी इसलिए यूज कर लिया थोड़ा सा h के वैल्यू को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अपन कहेंगे ठीक है, आपने मतलब अब हम ऐसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है? तो हमें फायदा क्या है ये बताओ पढ़ के। तो अपन कहेंगे सिलेक्शन होना है तो फायदा ही फायदा है, अगर आता है तो अपन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ना अपन एक एप्लीकेशन पढ़ लें। इसका एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं अपन इसके लिए भी, और उस एप्लीकेशन में अपन पढ़ेंगे टू कैलकुलेट दैट द इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर मुझसे ये कोई कहेगा कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता, तो मैं प्रूफ करने के लिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल चूज करूंगा। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में कैसे बताएंगे अपन? तो अपन कहेंगे पहले देखो, मैं क्या करूंगा, मैं एक एटम अज्यूम कर लेता हूं। एटम, ये एटम। अब अपन को एक बात पता है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में आप वेलोसिटी यूज करते हैं और वेलोसिटी अपन को पता है कि 2.18 into 10⁻⁶ into z/n होता है। ये अपन को पढ़ना है, ठीक है? ऐसे अटक गया जैसे सर कुछ बोलने वाले हैं और ऐसे रुक गया, ठीक है? अच्छा देखो, अपन क्या कर रहे थे कि अपन को एक बात पता है कि जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी। कम होता घटेगी। है ना? अब मान लो अगर मेरे सामने से दो कार जा रहे हैं, तो एक कार का स्पीड बहुत ज्यादा है और एक कार स्लो जा रहा है, तो बताओ अपन किसके पोजीशन को एक्यूरेटली बता सकते जिसकी कम है स्पीड। हैं? जिसकी स्पीड कम है। बिल्कुल अपन उसी को बता देंगे भाई। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन कहेंगे देखो भाई, जैसे जैसे आप शेल से दूर जाते जाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को थोड़ा एक्यूरेसी से बता सकता हूं, मतलब अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होगी। मतलब अगर मुझे इस शेल में बताना है तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसके बीच में शेल तो बहुत बड़ा है, तो इसके बीच में कहीं मैं इलेक्ट्रॉन को बता सकता हूं अगर मुझे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी तो मैं कहूंगा इससे लेके यहां तक मैं अपने डेल्टा एक्स को ले लूंगा, इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं न्यूक्लियस के पास आया तो भाई आप पास आओगे तो n छोटा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। तो जब आप इससे अंदर आओगे तो आपको फिर अपना ये पार्ट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अब आपका डेल्टा एक्स ये हो जाएगा। क्यों? तो वेलोसिटी बढ़ गई ना, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो कार की स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ेगी मुझे उतना ज्यादा रेंज लेना पड़ेगा उसको पोजीशन को बताने। अगर इलेक्ट्रॉन और पास आ गया तो अपन कहेंगे अच्छा और पास आ गया तो भाई और बढ़ा देना आप ऐसे,
अब ये इधर वाला नहीं है, मैं इधर वाले की बात करता हूँ, इधर वाला अनसर्टेनिटी। मतलब अब डेल्टा एक्स इधर आ जाए तो अपन कहेंगे और अंदर आ गए, तो अपन कहेंगे अब और अंदर आ गए तो ऐसे ले लेना, और ये डेल्टा एक्स। तो अब और न्यूक्लियस के पास जाना है तो आप पूरा सरफेस ही ले लो। क्या करें कि भाई अब उधर तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपन को पता है फर्स्ट शेल में वेलोसिटी 2.18 into 10 to the power of 6 मीटर पर सेकंड। तो अपन कहेंगे अच्छा, तो फिर इसमें जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अपन ले रहे थे, इसमें जो ये डेल्टा एक्स था, तो इसका डेल्टा एक्स कितना होगा? तो अपन कहेंगे इसका डेल्टा एक्स तो ना पूरा हो जाएगा जितना इसका सरफेस है, जितना इसका सरफेस। तो अपन कहेंगे फिर तो इसका डेल्टा एक्स मुझे पता है, क्योंकि मैक्सिमम साइज ऑफ न्यूक्लियस आप मुझे बता चुके, सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -15 मीटर। ये तो आप मुझे बता चुके, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। The size of nucleus varies from 10 to the power of -13 to 10 to the power of -15 centimeters. And the size of atom varies from 10 to the power of -8 to 10 to the power of -10 centimeters. तो इसका डेल्टा एक्स जो है, जो इसका साइज है, वही इसका डेल्टा एक्स। अब अगर डेल्टा एक्स ये होगा तो इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाएगा इसमें, तभी तो आप ले रहे हो डेल्टा एक्स। तो चलो देखते हैं क्या करना है। अपन कहेंगे डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू m डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। कैलकुलेट इसमें मेरे पास डेल्टा एक्स है 10 टू द पावर ऑफ -15 मुझे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 है, इंटू डेल्टा v मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, बाकी अपन को पता 10 की पावर -34 होता है, तो कैंसिल कर दूंगा, 10 की पावर -3 बच गया। अब जरा जल्दी से डेल्टा वी कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है अपने पास डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इज 0.527 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15। तो ये तो अपन कैंसिल करके 10 की पावर -12 ले लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं अपन क्या, 0.529 डिवाइड बाय 9.1 इंटू कर लेते हैं अपन 10 टू द पावर ऑफ माइनस, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ 12 आ जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 10 की पावर 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 0.529 डिवाइड बाय 9.1, ये भी अच्छा खासा वैल्यू आ जाएगा। 0.529 कहां से हो गया, 7 हो गया है ना। तो जरा कैलकुलेट कर लो, 0.527 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 9.1 बाई 0.0579। 579 मतलब 58 ले लेता हूँ, इंटू 10 की पावर 12, तो मैं इसको ले लेता हूँ 5.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 कर देता हूँ। ये लो भाई, ये वेलोसिटी आ जाएगी, इतनी वेलोसिटी आ जाएगी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, वेलोसिटी आ तो रहा है, तो इसको अपन कैसे, ये कैसे बताएं, बताओ। अब ये कैसे बताएं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता, बताओ। सर क्योंकि दोनों चीजें सर्टन आ गई। पता क्या है, अच्छा बताओ, Sir, ये किसी की भी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती 3 point speed of light से है? speed of light बोल से बोल, बहुत सही बोल ज्यादा रहा था, हाँ। And sir, that's not possible. Not किसी discovered. की भी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर भी नहीं हो सकती, उससे कम ही हो। मैक्सिमम वेलोसिटी जो पॉसिबल है वो 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड है ना। किसी की वेलोसिटी Yes, लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होती। अपन कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस टच करना है तो कितनी वेलोसिटी लानी पड़ेगी, 5 Speed मतलब ज्यादा। 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये तो इम्पॉसिबल है।
किसी का वेलोसिटी हो ही नहीं सकता लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को कम से कम, क्योंकि अपन को पता है जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतनी कम वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन को कम से कम उतना दूर तो रहना ही पड़ेगा सो दैट इट्स वेलोसिटी इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। Light. उससे कम तो रहना ही पड़ेगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को टच भी करना है तो उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा होनी चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल। यस सर। तो अपन कहेंगे, इससे अपन ये प्रूव कर लेंगे कि इफ द इलेक्ट्रॉन हैज टू टच द न्यूक्लियस, its velocity has to be greater than velocity of light, which is impossible. So electron always remain away from the nucleus. This is right now. The velocity we are Yes, getting is more than velocity of light. This velocity we are getting is more than velocity of light, which is impossible. Impossible. So right, so we can say that electron cannot touch the nucleus, cannot touch the nucleus. Electron nucleus को touch नहीं, right? It will remain away from the nucleus. At least उतना दूर तो रहेगा ही रहेगा, so that its velocity will be less than the velocity of light. उतना दूर तो रहेगा ही रहेगा. So this is Heisenberg uncertainty principle, what we require. So ये Heisenberg principle. Now we can discuss about. So this is about the calculation part of atomic structure. हाँ, जो atomic structure का calculation वाला part होता है ना, वो आपका काम खत्म. Now what we can do is, this is Heisenberg principle. अगर आपको कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने, अपन होमवर्क भी डिस्कस कर सकते हैं. यस सर। तो सर अपन DPP 6 हाँ, और सर. 7 6 तो- 7 और शीट। और शीट्स. तो फिर अपन वो डिस्कस कर लें शीट और डीपीपीस, हाँ सर. क्योंकि अब हाँ, जो अपन डिस्कस करेंगे वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था, है ना. तो अब मुझे एटम के बारे में, मतलब अपन थर्ड मॉडल ऑफ एटम, इस थर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या, फोर्थ मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे अपन. सो दैट इज द थर्ड मॉडल ऑफ एटम. उससे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एटम करूंगा. तो अगर होमवर्क करना है तो आप बता दो, मैं होमवर्क कर लेता हूँ. शीट है? हाँ सर. हाँ सर। तो पहले हाँ, डीपीपी सर. करोगे या शीट करोगे? सर DPP. चलो डीपीपी निकालो, डीपीपी करो. और अगर आगे पढ़ना है तो तुम बोल सकते हो, मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ. क्या करना है? नहीं सर DPP फिलहाल डिस्कस चलेगा. करना है. आंसर्स भेज दो ना एक बार उनके ग्रुप में, मतलब डीपीपी के. डीपीपी ग्रुप में भेजना है? नहीं उसके नहीं सर आप आंसर यही होने पे के लिख बाद। दो ना. यही लिख दो. चल. डिस्कस. हाँ, तो डीपीपी डिस्कस करते हैं ना अपन, तो सीधा लिखने की क्या जरूरत है. अब तो आंसर बताता हूँ मैं. कौन सा डीपीपी डिस्कस करना है ये बताओ. डीपीपी सर नंबर 6 और 7. 6 और 7. लो भाई, डीपीपी नंबर 6 के आंसर्स देता हूँ. आंसर दिए मैंने 6 के? 6 के नहीं दी सर. नहीं, सर. नहीं सर. चलो फिर डीपीपी नंबर 6 के आंसर्स लिखो. थोड़ा डीपीपी डिस्कस करते हैं, फिर उसके आगे अपन पढ़ते हैं. अगर फिर टाइम होगा अपन और पढ़ेंगे. तो फर्स्ट का आंसर बी है, सेकंड का आंसर विल हैव डी, थर्ड भी डी,
फोर्थ का आंसर विल हैव डी, ए, सी, डी। एट्थ वाला इट विल बी डी। नाइन्थ में विल हैव सी, 10th में डी, 11th ए, 12th वाला सी, 13th वाला इट विल बी 1, 14th वाला इट विल बी 16 और 16 है, और 15th वाला इट विल बी 72। हाँ जी भाई, बोलो कोई अगर डाउट है तो। बोलो कोई डाउट है तो। हाँ सर डाउट है बोलो बोलो। सर 8th वाला। 8th वाला डाउट है, और किसी का कोई डाउट है? सर 13 और 5th वाला। 14। 13 और 14 वाला भी डाउट है, चलो बोल दिया। और कोई? सर 5th वाला है। 5th वाला सर। सर 4th। जिसकी आवाज नहीं निकल रही होगी वो मतलब आराम से बता सकता है चैट पे लिख के, क्योंकि चैट सिर्फ मुझे दिखता है, बाकी कोई और चैट को नहीं देख सकता, बस वो वही देख सकता है जो उसने लिखा होगा। चलो फिर शुरू करते हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ होगा उसमें, क्योंकि अपन ने काफी कुछ पढ़ रखा है। चलो देखते हैं अपन, है 4th वाले से शुरू करते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यार, मैंने फालतू में बोला था कि चैट में लिख दो, तो सही में लिखना शुरू कर दिया। मैंने तो मजाक किया था यार। और मुझे लगता है तुम लोगों को मजाक पसंद नहीं होगा बिल्कुल भी, हाँ। चलो अच्छा देखते हैं, सेकंड वाले से शुरू करते हैं। फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मिनिमम एनर्जी। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी मिनिमम एनर्जी होगी। ग्रीन ब्लू, अच्छा ये तो सारे के सारे कलर दिखा रहे हैं, तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है ना, तभी तो वो दूर से दिखता है, स्कैटर्ड भी नहीं होता। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो एनर्जी मिनिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज गिवन टू बी। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताओ आगे क्या करना है। टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन विद जीरो वेलोसिटी, मतलब अगर मुझे इसकी वेलोसिटी जीरो लेनी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, तो ठीक है, इसकी एनर्जी जो टोटल होगी वो भी उतनी ले लो, तो जीरो वेलोसिटी से निकल जाएगा। जीरो वेलोसिटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम। ठीक है, तो अब क्या करें? जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज, वो भी आपने एंगस्ट्रॉम यूनिट में पूछा है। लो भाई, ये तो बड़ा इजी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 12400 डिवाइड बाय लैम्डा, हो गया। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही होता है। लैम्डा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 12400 डिवाइड बाय 4, 3 जा 12, 1 और 2 डबल 0, आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाले की बात। फिफ्थ वाले में आपने कहा था एनर्जीज E1 E2 और द 2 इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन। ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन दे रखा है फिफ्थ वाले में, E1 और E2 क्या है? ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है भाई, अब आप कह रहे हो पर इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसमें क्या एनर्जी इज गिवन है, लैम्डा पूछा है आपने, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? यही तो होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन 26 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v, मैंने आपको बताया था।
ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा तो वोल्ट में गिवन होगा, और एनर्जी के फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये λ1 है, ये λ2 है। 12.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ लैम्डा, ये भी एनर्जी E2 हो जाएगा। लो भाई, λ1 इज इक्वल टू हो गया 1.26 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25, और ये हो गया मेरे पास 12.26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 50। और अब इनको क्या बताना है, मतलब रेशियो बताना है अपन को लैम्डा का। तो λ1 अपॉन λ2 विल बी इक्वल टू 12.26 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25 इनटू रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 12.26। तो 2/1 आ गया अपने पास। लो भाई। Yes. हम्म, सर ये एक्चुअली आपने कल सिखाया था ना, तो बाद में तो डीपी पहले दिया था बहुत पहले। अच्छा, ये तो अपन इसलिए ने सर- ओके 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 डीपीपी मैंने पहले दिया था, लेकिन अपन ने अभी कल ही इसको किया था अपन ने, Yes, इसलिए वो sir. डाउट पूछा। राइट राइट राइट, समझ गया मैं, कोई बात नहीं, चलेगा 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 चलेगा, फिर तो आप पूछ सकते हैं। तो अपन 8th वाले की बात करते हैं। अब 8th वाला भी मुझे लग रहा है डी ब्रॉगली ना हो, नहीं नहीं ये डी ब्रॉगली नहीं है। 8th वाले की बात करते हैं अपन। इफ द रेडियस ऑफ द थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, भाई थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं रेडियस। If the radius of the third stationary orbit is equal to this, मतलब R3 is equal to R दिया हुआ है, then the radius of the fourth orbit will be, तो कह रहा है कि अच्छा बताओ, then radius of R4 बताओ कितना होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला ये होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z होता है। तो अपन कहेंगे अगर ये R3 है 0.529 इंटू n स्क्वायर, n कितना दे रखा है अपन को, ये डिवाइड बाय z। तो अपन क्या करेंगे ना, इसने जो क्वेश्चन पूछा होगा अपन को आर के फॉर्म में पूछा है, ठीक है, फिर तो अपना आंसर आ गया, क्योंकि अपन इससे z निकाल लेते हैं। z विल बी इक्वल टू 0.529 इनटू 9 डिवाइडेड बाय r3 हो गया, और r3 अपन को कैपिटल R गिवन है, वो अपन को पता है। देन r4 विल बी इक्वल टू, अपन को पता है फोर्थ रेडियस के लिए बात कर रहे हैं, तो r4 विल बी इक्वल टू 0.529 इनटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय z। z सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें से उसको उधर, तो अपने पास आएगा R4 will be equal to 0.529 into 16 divided by Z, क्या है अपने पास 0.529 into 9 into R3 ऊपर जाएगा, तो R3 तो कैपिटल R है, तो अपन कहेंगे ये तो कैंसिल हो गया, तो कैपिटल R लिख देंगे अपन 16/9 कैपिटल R। लो भाई आंसर आ गया, है ना। ठीक है, ये तो मतलब ठीक था, इजी था, मतलब इसमें ज्यादा सोचने के लिए तो नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब। अब ना एक और बात है ना, जैसे अपन ने क्लास में पढ़ा ना, जो भी अपन क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अलावा अपन क्वेश्चन फ्रेम नहीं, अपन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बल्कि मुझे कभी कभी लगता है लिमिटेशन रखो भैया, थोड़ा कम करो, ठीक है ना। तो कभी कभी लगता है मुझे, लेकिन अपन ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस अपना फास्ट चले इसलिए। 13th वाले की बात की आपने, इफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज V, ठीक है, आपने कहा 13th वाले में कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है ना V है, वॉल्यूम ऑफ फिजिकल टू, ठीक है, इज रिलेटेड टू द मास नंबर। अच्छा, मतलब ये मास नंबर, मतलब वॉल्यूम जो है मास नंबर से ऐसे है, ठीक है भाई, मान लेता हूँ इज रिलेटेड टू द मास नंबर एज लाइक दिस, ठीक है। अब अपन कहेंगे अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। रदरफोर्ड फॉर्मूला तो ऐसे था, रदरफोर्ड फॉर्मूला था रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.33 into 10 के पावर -14 into 8 to the power of 1/3, ऐसे था। तो अपन इसको कांस्टेंट लिखते हैं, तो r विल बी इक्वल टू r0, ये कांस्टेंट हो गया, और 8 to the power of 1/3 ये अपन बता दें। तो क्या, तो अपन कहेंगे देख, अपन को ये रेडियस गिवन है और वो तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो अगर वॉल्यूम की बात करेगा तो अपन कहेंगे ठीक है बनाते हैं वॉल्यूम। इसको अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो इसको क्यूब बनाना, तो दोनों तरफ क्यूब कर देता है, तो अपन कहेंगे देख
इसको r का क्यूब करते हैं तो इसको भी करो क्यूब, a to the power 1/3 का क्यूब। तो अपन कहेंगे ठीक है ये r क्यूब हो गया तो ये भी r क्यूब हो गया, और ये हो गया a to the power 1, और अपन कहेंगे ठीक है दोनों तरफ 4/3 पाई से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, कर दो। तो ये बन गया वॉल्यूम और ये बन गया अपने पास वॉल्यूम V0, और ये बन गया अपने पास A। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, आपने बता रखा था ये तो कांस्टेंट है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power of 1, तो n का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देख लो n का वैल्यू 1 आना है मेरे पास, देख लो भाई n का वैल्यू कैसे 1 लिखा। मुझे ना रेडियस से पता चला, मुझे ये एक बात पता था कि भाई रेडियस लिखा है इसका मतलब मैं क्यूब करके 4/3 पाई से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बना सकता, तो अपन ने लिख लिया। नेक्स्ट क्या था? 13th के बाद 14th वाला बताना है ना, तो 14th वाले की बात करते हैं अपन, ठीक है। और जयेश बार बार लिख रहा है सब 9 9 9 बता दो, मतलब 9 उसको 2 बार बताना है, तो एक बार 9 देख ही लेते हैं, वो बार बार लिख रहा है, सर 9 भी बता दो, देखते हैं 9 में क्या है। If the radius of first Bohr orbit of the hydrogen atom is this, ठीक है, first Bohr hydrogen atom is R, मतलब R is equal to जो 0.529 है उसको अपन R लिख सकते हैं, ये है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का, तो इतना ही रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम में। द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट विल बी, नहीं कुछ और ही बैठे, देन द रेडियस, देन फॉर लिथियम 2 प्लस आयन विल बी, ठीक है, R होता है 0.529 है ना, इनटू, अब ये लिथियम के लिए लिख रहा हूं मैं, इनटू होता है n²/z। अब R फॉर लिथियम विल बी इक्वल टू, इसको अपन R1 कर देते हैं लिथियम के, तो अपन को गिवन है ये वैल्यू, तो अपन को R गिवन है, और ये तो 1² गिवन है लिथियम के लिए, और ये 3 हो जाएगा, तो R1 विल बी इक्वल टू R/3। यस ओके सर। पता क्या है, थोड़ा सा जो गिवन है ना बस वही लिखते जाओ, लिख के करो सब। अब देखो ना मैं क्या करता हूं, जो गिवन है उसको लिखता। 14th की बात करते हैं, 14th वाले में गिवन है, assume that 10 to the power of -17 joules of energy, light energy is needed by the interior of the human eye to see the object। अच्छा अगर मुझे इसको देखना है ना तो मुझे इतना एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसको देख लीजिए, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट, अच्छा उससे जो इधर फॉल कर रहा है इस पे, तो मुझे कितने फोटोन ग्रीन लाइट के जो वेवलेंथ इस पे फॉल कर रही है ग्रीन लाइट की, वो 310 है, मतलब मुझे वेवलेंथ कितना 310 है, और मुझे पूछा हाउ मेनी फोटॉन्स, एच तो मुझे पता है, बता दूंगा ना, हाउ मेनी फोटॉन इज इक्वल टू होता है hc/λ इनटू n, n पूछा है, बाकी मुझे पता है कि h और c का तो मल्टीप्लिकेशन भी पता है, 20 इंटू 10 टू द पावर -26 m के इस वैल्यू में डिवाइड बाय, और e मुझे गिवन है 10 की पावर -70, और ये मुझे गिवन है लैम्डा, लैम्डा नैनोमीटर्स है, तो मैं इसको लिखूंगा 310 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब देख अगर अपन इसको 10 की पावर -9 को इधर ले जाए ना तो ये -26 हो जाएगा, इसको इधर ले जाए तो ये गया, ये गया, ये गया, तो मेरे पास n आ गया 310 डिवाइडेड बाय 20, कितना आया 15.5, तो आंसर विल बी इक्वल टू 16। ले भाई आंसर, आधा फोटोन थोड़ी होता है, और 15 से मुझे दिखेगा नहीं, इससे कम होंगे तो दिखेंगे नहीं, और आधा फोटोन होता नहीं है तो मैं पूरा फोटोन लूंगा, 16 आंसर। 15.5 फोटोन से कम होगा तो मुझे नहीं दिखेगा, पर एक नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। 15th वाले की बात करते हैं, 15th वाले में अपन को गिवन है, ठीक है, if the mass of 10 की पावर 22 molecules of a hydrocarbon is about 10.2, ठीक है भाई, number of molecules
10 की पावर weight in grams is equal to 1 point 1 point molecular weight चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, ये तो बकवास क्वेश्चन है भाई। weight in gram divide by molecular weight is equal to होता है number of molecules divide by Na। हो गया क्वेश्चन। वेट अपन को, ये दोनों अपन को पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स हैं सेम मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल दे रखा है उनका इतना वेट इन ग्राम होता है, मतलब 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल का 1.2 ग्राम होता है। तो ठीक है, Na का कितना होगा बता देंगे। कितना है 1.2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 10 की पावर 22 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 1.2 इंटू 60 मेरा आंसर आ गया। ये 10 बच गया ना इससे, तो मैंने 60 कर दिया इसको। लो भाई आंसर। अब बताओ किसी को डाउट है तो? नहीं ना? नहीं ऐसा डाउट। ठीक है। सर रेडियस ऑफ ऑल गैसेस इक्वल कैसे होगा? रेडियस ऑफ ऑल गैसेस ऑल गैसेस, ये किसने कहा रेडियस ऑफ ऑल गैसेस? सर ये क्वेश्चन नंबर, हाँ 10th वाले का सर। इसी में 6 में ना? हाँ सर 6 में 10th वाले का क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ द आर वैल्यू ऑफ आर विल बी मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। आंसर डी दिखा। तो सही है, सही तो बोल रहा है तू। ऐसा गलत बात है यार, वो लोग मतलब ना तुम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। बताओ मैंने क्या सोचा। अच्छा ओ इसलिए क्या टेस्ट? इसलिए तो हंस रहा था मैं कि मतलब यार वो गैसेस के लिए पूछ रहा है और बताओ मैंने क्या सोचा। ऐसे थोड़ी होता है। उसमें लिख रहा था ना यूनिवर्सल अच्छा गैस आर, कांस्टेंट, है ना? हाँ कैपिटल आर अच्छा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए तो मैं हंस रहा था कि यार ये तो गलत है, बच्चों को ऐसे थोड़ी कंफ्यूज करते हैं। चलो देखते हैं 7th वाले का। इसका आंसर डी है अपने पास, 2 का आंसर ए है, 3 का आंसर सी है, 4 का आंसर है डी, 5th का आंसर है सी, 6th का आंसर है डी, 7th का आंसर है बी, 8th का आंसर है सी, 9 is B, 10 is B, 11 is A, 12 is A, 13 is 52, oh, 14 is 49. बोलो डाउट्स। So 10 and 14. 14 10 और 14 पूछा है भाई। टेन है 14 सर 13 और 11th। चलो भाई 10 पहले देखता हूँ, 14 से शुरू कर लेता हूँ। 14th वाला बता रहा हूँ, 14th वाला E प्लस सर फोर्थ वाले में मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ले, लैम्डा गिवन है क्या? यस सर। हो गया ना? ओके ओके। पक्का?
यस ठीक। सर, वो अभी किया ना, वो होमवर्क पहले का था। चलेगा अपन 10th मैं 14 बता रहा था पहले। हाँ भाई देख, A+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दिस N2 का मतलब हो गया 7 + 7 + 8 22 14 + 8 मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन 22 है। तो अभी अपन से कह रहा है Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ A, ठीक है। द मास नंबर ऑफ A इज कितना होगा? बताओ भाई क्या करेंगे? मास नंबर ये 22 हो गया, अपन से कह रहा है A+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दिस, मतलब A के इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 therefore plus- A will be equal to 24, Yes. है ना? तो अगर ये 24 है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन 24, प्रोटॉन 1 और अपन ये होता है Z, और ये कह रहा है न्यूट्रॉन इज इक्वल टू Z+1 मतलब 25। तो मास नंबर पूछा है मतलब इन दोनों का सम पूछा है, तो 49। Yes. पक्का ना? ओके सर। 13th वाला भी पूछा है। Yes. 13th वाले में अपन से पूछा है फाइंड द एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। अपने पास एवरेज मास ऑफ मिक्सचर A1 X1 इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं अपन, A2 X2। एवरेज मास ऑफ मोलर मिक्सचर इन द ग्राम पर मोल, अच्छा वेट पर मोल में, ठीक है कोई बात नहीं, विच कंटेन्स दिस मच एटम्स, ठीक है, of a unknown gas and 0.2 moles of H2 gas. The mixture has a weight of 22 grams. ठीक है भाई। अपन पता क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोल। अपन क्या करते हैं, अपन को क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में कि भाई वेट ऑफ द मिक्सचर इज, मतलब वेट इन ग्राम इज गिवन टू 22, और मोल्स, टोटल मोल्स अपन को गिवन है, टोटल मोल्स is equal to moles of gas plus moles of H2। तो moles of gas तो अपने पास given है 1.2 into 046 into 10 की पावर 23 divided by 6.023 into 10 की पावर 23। तो ये 1/2/10 0.2 और इसके मोल्स अपन को 0.2, तो ये अपन को 0.4 गिवन है। सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन को गिवन है क्या? टोटल मोल्स हो गए 0.4, टोटल वेट है 22, X तो मॉलिक्यूलर वेट है 11। अपन क्यों समझ में? 11th वाला क्वेश्चन है। 11th वाले क्वेश्चन में गिवन है अपन को, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बार चेक कर लेता हूं क्या। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग इन द ऑर्बिट दैट हैज इट्स रेडियस 4 times the radius of the bohr। तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो रेडियस इज दिस मच 29 एंगस्ट्रॉम। अब अपन को n का वैल्यू, क्योंकि इसमें n तो 1 था, ये बोर रेडियस होता है व्हेन n इक्वल टू 1, तो अपन क्या करेंगे, r का वैल्यू तो ये होता है, तो अपन को गिवन है r1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय हाइट, इधर z, तो अपन क्या करेंगे, r1 लिखेंगे अपन 4r 4 टाइम्स 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, ये हो गया अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, इसको रेडियस इज 4 टाइम्स, नहीं लेकिन इसका n तो अपन को 1 लिखेंगे अपन इसको। तो एक मिनट रुकना, मुझे क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, नहीं उसकी जरूरत नहीं है अपन को, is moving in the orbit that has a radius 4 times the radius of second boron, वो चाहिए। तो
अपन को पहले सेकंड बोर ऑर्बिट लेना पड़ेगा, तो पहले अपन R1 कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं लेंगे अपन, है पहले अपन कैलकुलेट करेंगे सेकंड बोर ऑर्बिट हो जाएगा R विल बी इक्वल टू 0.529 इनटू सेकंड बोर ऑर्बिट मतलब ये डिवाइडेड बाय 1, इतना एंगस्ट्रॉम। अब अपन को रेडियस कैलकुलेट करना है जिसका रेडियस 4 टाइम 4 times है, so R will be equal to R1 will be equal to 4 times of R, so 4 times of R will be equal to R1 equal to 4 into R, तो ये है 0.529 into 4, और अब इसको लिख देते हैं अपन, तो 4 times है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 0.529 into n square by z, z तो 1 है, is equal to ये आ रहा है अपने पास 16 into 0.52, ये तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास Yes, बचा n square will be equal to 16, तो n का वैल्यू कितना आया 4. तो ठीक है, फोर्थ शेल में कितनी एनर्जी होती है हाइड्रोजन के 13.6 3.4 1.54 0.85, लो आंसर आ गया 0.85 इलेक्ट्रॉन को हाँ सर, इसमें गिवन है सर उतना ही। आपने ए लिखा है। यही है ना, अगर Yes, sir, नेगेटिव वही है। लिखता तो एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो अपन को पता है ना, अच्छा, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी पूछा होगा, नेगेटिव ऑफ है नेगेटिव ना, वो ऑफ नेगेटिव होगा ना उसका, ऐसे पक्का, हाँ सर। ठीक है बेटा, वो गलती मेरे ख्याल से उसने ना नेगेटिव साइन वाला टिक कर दिया होगा, पक्का यही रहा होगा, है ना, उसने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा ही नहीं होगा, 10th वाला देखते हैं। The ratio of the radius of two different orbit in the hydrogen atom is given to us. अच्छा, two different orbits, हाँ, R1 upon R2 is equal to कितना है अपने पास 4/9. The ratio of their frequency. अब रेडियस 4/9 का मतलब हो गया क्या, प्रोपोर्शनलिटी लेंगे तो n का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 की बात कर रहे हो आप। अब फ्रीक्वेंसी क्या लिखा था अपन ने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी 2πr, r मतलब हो गया n²/z और डिवाइडेड बाय था, ये वेलोसिटी था एक, रुको मैं ऐसे कर लेता हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 1/t, तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस 2πr, तो इसका मतलब वेलोसिटी होता है z/n और r होता है n²/z, ये प्रोपोर्शनल, बाकी सब कांस्टेंट हटा क्योंकि यहाँ रेशियो की बात चल रही है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू z² अपॉन n, ठीक है, तो उसने अपन से कहा है कि उनका द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट, ठीक है, तो अपन को क्या गिवन है, रेडियस का रेशियो गिवन है, तो रेडियस रेशियो में अपन को ये गिवन, तो ठीक है, अपन कहेंगे वैसे तो अपन को पता है सेकंड और थर्ड शेल की बात कर रहे हो आप ना, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 की बात कर रहे हो, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, हाइड्रोजन एटम 1 हो जाएगा, 20 F1 के लिए हाइड्रोजन 1² हो जाएगा और n का वैल्यू 2 मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, लो भाई 27/8 आ रहा है, आया ना, यस यस सर। हाँ सर, सर, वो क्या लिखा है वो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/, हाँ ये फॉर्मूला था ना, अपन ने एक पॉइंट लिखा था ना फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए, हाँ सर, ओके सर, वो डिफरेंट पॉइंट जो अपन ने डिस्कस किए थे ना क्लास में, उनमें से ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, हाँ सर, तो ये आपका डीपीपी डिस्कशन है, नेक्स्ट टाइम के लिए आपका होमवर्क है शीट से एक्सरसाइज 1 से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन सी, सर हो गया। अपन ने डी भी कर लिया ना, सीडी भी हो हाँ गया। सर, दोनों हो गए। दोनों दोनों हो हो गए गए, अरे यार यस, लो ओके। सर।